अभिनंदन विद्यार्थियों। हमारी बहुत राजस्थान सरकार की प्रस्तावित नई परीक्षा नीति के अंतर्गत बहुचयनात्मक प्रश्नों की अभ्यासमाला का ये विज्ञान विषय का दूसरा वीडियो आपके सामने, क्लास 10 आरबीएससी हिंदी मीडियम। और इस बार हमने शामिल किया है इसमें रसायन विज्ञान के एक भाग को। अध्याय 6 है ये आपका, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। पहला प्रश्न, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना कहलाता है। अब आप अपने ज्ञान को यहाँ से परखिएगा। 4 उत्तर हैं आपके सामने, भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आपको बता दूं कि रासायनिक परिवर्तन किसी में होता है तो ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, जैसा आपकी स्क्रीन पर आ चुका। दूसरा प्रश्न आप देखें, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन, अपघटनीय परिवर्तन, रेडॉक्स परिवर्तन या फिर भौतिक परिवर्तन। आप अपना उत्तर अपने मन में रख लीजिए और जस्ट आपकी स्क्रीन पर इसका उत्तर जा रहा है। ये है भौतिक परिवर्तन। निश्चित रूप से आपको बताना चाहूँगा यहीं पर कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में अवस्था परिवर्तित होती है लेकिन रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं होता। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन के गुण हैं। अब देख लीजिएगा, आपने अध्ययन किया है और आप भौतिक गुण कौन कौन से हैं। इसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुणों यथा अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है व परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। और द ऑप्शन है आपके पास उपयुक्त सभी। आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पूछा गया है भौतिक परिवर्तन और इन चारों में से 4 तो उपयुक्त सभी है, तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। और अगर अवश्य में से कोई परिवर्तन हो रहा है तो आपको चयन करना है उपयुक्त का। स्क्रीन पर आपका उत्तर आ चुका, उपयुक्त सभी। इसका मतलब ये हुआ कि भौतिक परिवर्तन के जो 3 गुण ऊपर दे रखे हैं वो तीनों के तीनों सही हैं। ये भौतिक परिवर्तन में होता है। निश्चित रूप से आपने अध्ययन क्या होगा कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अर्थात मूल अवस्था में पुनः लौटती है और इसकी केवल अवस्था परिवर्तित होती है। तो ये सारी शर्तें अवश्य में थी, इसलिए आपका सही उत्तर द होगा। चौथा प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण से पहले याद कर लीजिए कि रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन में संगठन चेंज होगा उत्पाद का, और दूसरा ये अनुत्क्रमणीय होती है, यानी मूल अवस्था लौटती नहीं है। तो सब्जी का खराब होना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का जमना, ये 3 उदाहरण हैं। अब आप सोच लीजिए, सब्जी खराब हो गई तो पुनः सब्जी के रूप में मिलनी नहीं है, लोहे पे जंग लग गया तो वो लोहे में बदलना नहीं है, और दूध अगर दही में जम गया तो किसी भी सूरत में पुनः दूध में लौटना नहीं है। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण लगते हैं और द उपयुक्त सभी इसका संभावित उत्तर हो सकता है जो आपकी स्क्रीन पर है। 5वां प्रश्न, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया है और हमें इसको संकेत रूप में लिखनी है, तो उसको क्या कहेंगे। अ प्रतीक समीकरण, ब अणुसूत्र समीकरण, स रासायनिक समीकरण और द इनमें से कोई नहीं। स्क्रीन आपका उत्तर बता रहा है रासायनिक समीकरण इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6, क्रियाकारक और उत्पाद संख्या में 1 से अधिक होने पर उनके बीच रिक्त स्थान दे रखा है आपको, उसके एवज में चारों उत्तर में से एक छांटना है का चिन्ह लगाया जाता है। यानी क्रियाकारक अगर 2 हो तो दोनों को लिखते समय हम क्या लिखते हैं, जैसे C और O2 को जोड़ के CO2 बनाना है तो C और O के बीच जो चिन्ह हम लगा रहे हैं वो ऋण चिन्ह है, धन चिन्ह है, बराबर का निशान है या फिर गुणे का निशान हम लगाते हैं। गुणा, बराबर, धन और ऋण में से एक छांटना है आपको। अपना उत्तर अपने दिमाग में छाटिए। स्क्रीन पर आपका उत्तर है, ये धन चिन्ह लगेगा क्योंकि हम लिखते हैं C+O2, इट गिव्स CO2।
7th क्वेश्चन, 7वां प्रश्न, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वह है। असंतुलित समीकरण कंकाली समीकरण होती है और जब इसको संतुलित कर देते हैं तो यह संतुलित समीकरण कही जाती है, लेकिन इसके लिए जो प्रयुक्त विधि है वो आपको छांटना है। ये संतुलन विधि है या ये हिटिंग विधि है या सहयोगात्मक विधि है, द हिट एंड ट्रायल विधि है। आपका उत्तर हिट एंड ट्रायल विधि। और आपको बता दूं कि हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग ही क्यों किया जाता है, क्योंकि यह रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सबसे सरल विधि है। 8वां प्रश्न, कोयले का दहन निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? अ, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया। मैं थोड़ा सा आपका काम आसान किए देता हूं। कोयले का दहन, भाषा से आप समझे या नहीं समझे, ये कोयला कार्बन और ये आपका दहन कभी भी होता है तो O2 की उपस्थिति में होगा, C+O2। अब ये आके CO2 बनाएगा। अब आप सोच लीजिए कि इन चारों में से ये क्या है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, रेडॉक्स है या फिर संयुग्मन है। तो सही उत्तर जो होगा वो आपका संयुग्मन है, क्योंकि C+O2 CO2 बन चुका। 9वां प्रश्न, CuSO4 कॉपर सल्फेट की क्रिया हुई जिंक के साथ और इससे के परिणाम स्वरूप ZnSO4 जिंक सल्फेट बना और कॉपर सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ। उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन, द्विविस्थापन या ये दोनों हैं अथवा उन दोनों में से कोई नहीं है। ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होगा क्योंकि इसमें एक ही पदार्थ का विस्थापन हो रहा है। 10वां प्रश्न, NaCl ये अपघटित होकर Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में नेगेटिव आयन के रूप में पृथक हुआ है। उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अपघटनीय अभिक्रिया? अपघटनीय अभिक्रिया में 3 प्रकार की अभिक्रियाएं मोस्टली आपके जो बुक में दे रखी है उसमें से ये एक है और आपको छांटना है कि किस आधार पर हुआ। अ, विद्युत अपघटनी, ब, ऊष्मीय अपघटनी, स, प्रकाशिक अपघटनी, प्रकाशीय अपघटनी और द, उपयुक्त सभी। अब एक प्रकार का अपघटन आपको इसमें से लेना है, उपयुक्त सभी इसमें हो नहीं सकता, तो आपको अ, ब और स में से देखना है। आपका उत्तर है विद्युत अपघटनी, क्योंकि इसमें आयनन होता है NaCl का, Na+ और Cl नेगेटिव है। 11वां प्रश्न, ऑक्सीकरण में होता है। अब देखिए ऑक्सीकरण, और यहाँ जो उदाहरण है आवेश के आधार पर ना होकर के इसके दूसरे मदों में है। अ, ऑक्सीजन का योग, ब, हाइड्रोजन का निष्कासन, स, ऋण विद्युतीय तत्वों का संयोग और द, उपयुक्त सभी। आप अपना उत्तर मन में सोच लीजिए। वो उपयुक्त सभी, क्योंकि आपको बता देना चाहूँ कि ऑक्सीजन जुड़ते ही ऑक्सीकरण होता है तो स्वाभाविक है हाइड्रोजन उसमें से निकल जाती है और ऑक्सीजन खुद एक ऋण विद्युतीय तत्व है। तो जब हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ जाता है। तो ये 2 संकेत हमारे पास था, हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया, निश्चित रूप से ये ऑक्सीकरण होगा। और इसके विपरीत 3 गुण याद रखने हैं। ऑक्सीजन अगर निष्कासित होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, तो ये जस्ट इसके अपोजिट विपरीत क्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 जिसका हमने जिक्र किया वो आ चुका है यहाँ पर। अपचयन में होता है ऑक्सीजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का योग और धन विद्युतीय तत्वों का संयोग। तो उपयुक्त सभी, इन चारों में से एक उत्तर लेना है अपचयन के लिए। निश्चित रूप से उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 13, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन एक साथ संपन्न होती है कहलाती है। और संकेत में बता दूं, ऑक्सीकरण और अपचयन का जो अंग्रेजी नाम है अगर वो आपको आता है तो इस उत्तर को छांटने में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया। स्क्रीन पर आपका उत्तर रेडॉक्स, क्योंकि मैंने बता दिया था
अपचयन को इंग्लिश में रिडक्शन कहा जाता है और ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इन्हीं दोनों को तोड़कर रेडॉक्स बनी थी। तो यदि आपको इंग्लिश टर्म जब भी आप नोट्स लिखें तो ऑक्सीकरण का इंग्लिश और अपचयन का इंग्लिश भी लिख दीजिएगा, ताकि रिडक्स को समझने में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 14, किसी अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे कहते हैं। अब समझिए इस प्रश्न को। एक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है, तो उस पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण हुआ है उसको क्या कहेंगे आप? ऑक्सीकारक, अपचायक, मंदक या उपयुक्त सभी? उत्तर है आपका अपचायक। और यहां आपको बता दूं कि जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक और जिसका अपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15, किसी अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे कहते हैं ऑक्सीकारक, अपचायक, मंदक या उपयुक्त सभी? अपचयन हुआ है तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑक्सीकारक। प्रश्न संख्या 16, अम्ल, क्षार, लवण प्लस जल उपयुक्त अभिक्रिया को कहते हैं। अगर अम्ल और क्षार की क्रिया हो, इसके परिणाम स्वरूप लवण और जल उत्पाद और सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाएगा विस्थापन, द्विविस्थापन, उदासीनीकरण या इनमें से कोई नहीं। निश्चित रूप से आप इसका उत्तर अपने मन में संजो चुके होंगे और स्क्रीन पे आपका उत्तर उदासीनीकरण, क्योंकि एसिड और बेस जब रिएक्ट करती है, यानी अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं और लवण उदासीन होता है। प्रश्न संख्या 17, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं कहलाते हैं अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक या संदमक? तो इसका उत्तर है उत्प्रेरक। याद रखिएगा, उत्प्रेरक किसी भी क्रिया को स्टार्ट नहीं कर सकता, शुरू नहीं कर सकता, लेकिन शुरू हुई अभिक्रिया को के वेग पर प्रभाव जरूर डालता है और वो स्वयं अपरिवर्तित होता है। ये उसका सबसे बड़ा गुण है। प्रश्न संख्या 18, स्वतः उत्प्रेरक का उदाहरण है। अब आपको इन तीनों रिएक्शन में से देखना है क्या ये इनमें से कोई है या फिर इसका द उत्तर आप चयन करते हैं उपयुक्त सभी। पहले में स्वतः उत्प्रेरक के लिए NaCl का उदाहरण दिया है, दूसरे में कॉपर सल्फेट की जिंक के साथ रिएक्शन करवा दी है और तीसरे में आपको CH3COOH प्लस H2O की रिएक्ट से CH3COOH बनाया है और अल्कोहल बनाया है। मतलब सोडियम जो ये एसिटिक एसिड और अल्कोहल का विघटन की क्रिया यहाँ पर दे रखी है। तो आपको चयन करना है कि इसमें स्वतः उत्प्रेरक का क्या हो सकता है और उत्तर स। वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष, स्वतः उत्प्रेरक या जैव उत्प्रेरक। स्वाभाविक रूप से जो क्रियाशीलता को कम करेगा वो उत्प्रेरक विष कहलाएगा। और आपके इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, धनात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण है MnO2, ग्लिसरीन, C2H5OH एंड Fe। तो धनात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण MnO2 आपका हो जाएगा। इस तरह से 20 प्रश्नों की एक अभ्यासमाला संपन्न हुई अध्याय 6 से रिलेटेड। निश्चित रूप से आप इसका अभ्यास जरूर करें और परीक्षा तक ये आपके काफ़ी ज्ञानोपयोगी रहेगी। सभी विद्यार्थियों को सुझाव है कि इन प्रश्नों का समुचित संग्रहण अवश्य कर लें ताकि आपको बहुचयनात्मक प्रश्नों के अभ्यास का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सके। और समस्त विद्वान और विदुषी अध्यापक वृंद और अध्यापिका वृंद से अनुरोध है कि अभ्यासमाला से विद्यार्थियों के लिए अभ्यास की एक कड़ी को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अतएव आप इस दिशा में एक अच्छा निर्णय लें, ऐसी अपेक्षा रखूंगा। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं सहित आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन। आप अपना बहुमूल्य सुझाव अवश्य प्रेषित कीजिएगा। आपका स्नेहाकांक्षी प्रदीप कुमार मिश्र। जय हिंद, जय भारत।